Hey sassy lady, this is Matri, एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक मदर एंड अ सिंपल येट sassy woman just like you. ये है लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, आपकी एवरग्रीन ऑडियो लाइफस्टाइल मैगजीन. यहाँ मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं स्वीट, सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Career, fitness, mental health, and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello, sassy lady. Thank you for joining me today. आज है 20th March and it's World Happiness Day. हर वक्त हैप्पी तो कोई भी नहीं रह सकता, पर हर वक्त परेशान रहना भी अच्छी बात नहीं है. परेशान रहना इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, बट आज का एपिसोड इससे रिलेटेड है क्योंकि आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी के बारे में. 2 years back, I was diagnosed with generalized anxiety disorder and I took therapy for the same. I'm still working on it. The thing is कि anxiety बहुत common है, but it's not good for us. When I invited questions for this episode on my Instagram page, I got lots of them. और आज उनमें से बहुत सारे questions को मैं डिस्कस करूंगी डॉक्टर एरा दत्ता से, who is a consultant psychiatrist. एंग्जाइटी क्या होता है, व्हेन इट बिकम्स एन इशू, और ऐसे कौन से सिंपल टूल्स हैं जो हमें इससे डील करने में हेल्प कर सकते हैं. ये सब और कई और चीजें डिस्कस करने के लिए लेट्स वेलकम डॉक्टर एरा. हाय एरा, आई एम थ्रिल्ड टू हैव यू ऑन लिटिल फिक्सेस. Hi, my name is Dr. Era, and thank you so much, Maitri, for having me. We've been meaning to do this for a while, I think. Yeah, and finally we are doing it. So, Dr. Era, tell us a little about your work. Like I did earlier an episode with a psychiatrist, and we explained the difference between a psychiatrist and a psychologist. But we would like to know a little about your work also. Like, आप कैसे लोगों की help करते हैं? Sure. So, psychiatrist, psychologist काफी synonymously use होता है हमारी society में, and that's fine because they work together. I don't like to say कि how are they different. I would say the purpose therefore is same, which is mental health. How they're different is in the way that they reach this point, which is one becomes a doctor. So a psychiatrist, somebody who goes to medical school, 5.5 साल MBBS करते हैं, उसके बाद MD करते हैं. जैसे कि आपके गायनोकोलॉजिस्ट भी MD हैं, आपके MD मेडिसिन जो जनरल डॉक्टर हैं वो भी MD हैं, आपकी आई डॉक्टर, आपकी ईयर डॉक्टर, ये सब लोग MD हैं. तो साइकाइट्रिस्ट जो बनते हैं वो MD डिग्री करते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली आप फेलोशिप और एड ऑन डिग्रीज भी कर सकते हैं. And psychiatrists are medical doctors. They can not only prescribe, but they can also do therapy. They can diagnose. They can make a whole treatment formulation. साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको मास्टर्स एंड अंडरग्रेड करना होता है साइकोलॉजी में. तो कुछ लोग BA करते हैं, कुछ लोग BSc करते हैं, एंड उसमें आप डिसऑर्डर्स भी पढ़ते हैं, मगर डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉक थेरेपी और डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज के थ्रू करते हैं. ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट भी बहुत टाइप के होते हैं, कुछ लोग क्लिनिकल होते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रियल होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं. बट इवेंचुअली स्पीकिंग मेंटल हेल्थ दोनों का ही सेम पर्पस है, और हम लोग अक्सर एक टीम की तरह काम करते हैं. एंड आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. आई फिनिश माय MBBS, माय MD इन साइकियाट्री एंड माय DMD इन साइकियाट्री. Okay. So, Dr. Era, let's start with the anxiety. कि anxiety क्या होता है और क्या थोड़ी anxiety normal है? Like it's very common to say कि I'm feeling anxious या मुझे बहुत anxiety हो रही है. तो anxiety क्या होता है और इसके बारे में जो common perception है, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए. Sure. So anxiety is as normal as breathing. एकदम नॉर्मल है, हो सकती है कभी भी, और आपकी कभी कभी आउट ऑफ रिदम हो. जैसे आपकी ब्रीदिंग जब आउट ऑफ रिदम होती है तब कहते हैं कि प्रॉब्लमैटिक ब्रीदिंग हो रही है. ब्रीदिंग को प्रॉब्लम नहीं कहते हैं, राइट, बट प्रॉब्लमैटिक, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वे आई एम ब्रीदिंग. अस्थमा को जैसे कहते हैं ना, वो बीमारी है. इसी तरह एंजाइटी नॉर्मल है. एंजाइटी डिसऑर्डर नॉर्मल नहीं है. डिसऑर्डर का मतलब होता है जो चीज एक परवेसिवली ऑलमोस्ट हर समय आपको तंग कर रही हो, आपकी लाइफ को अफेक्ट करने लगी, उसको डिसऑर्डर कहते हैं. तो एंजाइटी नॉर्मल है. मैं एक मूवी का एग्जांपल लेना चाहूंगी और बोलूंगी, जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ होता है, कुछ तो हो रहा है यार, और धक धक करने लगा, कुछ तो दिल में धड़ 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 हो रही है, एंड यू नो बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है. दैट इज typically how we Indians describe anxiety. Anxiety एक केमिकल रिएक्शन है जो कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हमको होगा. और ये आज नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नई पीढ़ी की प्रॉब्लम है. काफी लोग सोचते हैं कि ये हमारी जनरेशन के चोचले हैं, बट एंजाइटी तो केवमैन को भी होती थी. तो जब हम केवमैन थे एंड हम सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते थे, क्या होता था कि सर्वाइवल वाज द ओनली थिंग दैट वन हैड टू गो बाय. और एकदम से if the bushes would move or if there was a weird sound, या अगर कोई strange out of character चीज होती थी, तो लोग एकदम से या तो फाइट या फ्लाइट
या फ्रीज मोड पे चले जाते थे। मतलब केवमैन अपना स्पेयर उठा लेता था समझ लीजिए, और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता था, और कुछ लोग छुप जाते थे, और कुछ लोग जैसे अगर मान लीजिए एक टाइगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, या तो भाग जाएंगे या वहां अटक जाएंगे या फाइट बैक करेंगे अगर आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं लड़ सकती हूँ। So anxiety has always been there. Cavemen have had it. We have had it. And anxiety is not at all always bad. थोड़ी सी anxiety अच्छी है। ओके, तो ये जो एंजाइटी है, हैज दिस इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ओइंग टू दिस इंक्रीज स्ट्रेस एंड आवर लाइफस्टाइल्स? देखिए, स्ट्रेस सबका अलग अलग होता है, तो जो चीज आपको स्ट्रेसफुल लगती है शायद मुझे नहीं लगती हो, एंड वाइस वर्सा। तो हैविंग सेड दैट कि स्ट्रेस बढ़ गया है जमाने में, आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट टू से दैट, क्योंकि पुराने जमाने में और भी चीजों के स्ट्रेस थे। अब हम कितने हाइपर कनेक्टेड हैं, हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑनलाइन, हम कभी मिले भी नहीं है फिजिकली। तो पहले जमाने में अलग हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस थे, उनके स्ट्रेसर्स अलग थे। वो पीढ़ी जो थी वो अलग अलग इश्यूज के थ्रू जा रही थी। मैं ये जरूर कहूंगी कि स्ट्रेस जो है वो इवॉल्व हो गया है विद द टाइम। पहली बात, रिलेशनशिप्स इवॉल्व हो गए हैं। पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, एक शॉक अब्जॉर्बर यूनिट होता था। अब हम ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। सिमिलरली अब हम काफी लोग अपने घर छोड़ के दूर रहने लगे हैं वर्क प्लेसेस की वजह से। इसी तरह से पैंडेमिक इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, सबके लिए इक्वली डिफिकल्ट था। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर हुआ है, एटलीस्ट हमारी जनरेशन और हमारे जो बच्चों ने देखा है। तो यस, स्ट्रेस हैज इवॉल्व्ड। ज्यादा और कम बिल्कुल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से पकड़ा जा सकता है, बट यस, ओवरऑल स्ट्रेस हैज गॉटन डिफरेंट देन हाउ इट वाज अर्लियर। पहले तो कैसे खाना प्रोवाइड होगा ऐसी चीज का स्ट्रेस होता होगा, अब कैसे स्विगी से खाना लेट क्यों आ रहा है इसका स्ट्रेस होने लगा है हमको। या सो ट्रू। सो डॉक्टर एरा, द एंजाइटी फील कैसे होती है? लाइक जैसे हम कहते हैं कि आपने बोला भी कि कुछ धक धक सा हो रहा है, या फिर कई बार होता है, जैसे मेरे साथ होता है, आई फील लाइक देयर इज अ पिट इन माय स्टमक। तो बॉडी माइंड दोनों में फील होती है, तो मतलब कैसे कैसे लगता है आपको कि एंजाइटी हो रही है? क्या लगता है? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये चीज हम जरूर साइको एजुकेट करते हैं जब भी मेरे कोई पेशेंट आते हैं जो एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। वी आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट एंजाइटी। आई एम श्योर आपको भी थेरेपी में पूछा होगा कि वेयर डू यू फील द एंजाइटी। ये एक सवाल बार बार पूछा जाता है, वेयर डू यू फील इट इन द बॉडी, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू आर फीलिंग एंशियस, तो क्या थॉट्स आ रहे हैं वो भी, एंड हाउ डू यू बिहेव व्हेन यू आर एंशियस, ये भी बोला जाता है। तो थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, इन तीनों चीजं में एंजाइटी पे प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो मैं बहुत इन अ नटशेल पहले बॉडी के बारे में बात करूंगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है आई थिंक हम सबके लिए। तो क्यों ना हम टॉप टू बॉटम जाएं या बॉटम टू टॉप जाना चाहेंगे, व्हिच वन वुड यू प्रेफर? नहीं, द वे यू प्रेफर। आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंस, चलिए टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो अगर कोई एंशियस फील कर रहा है, रिमेंबर सबके साइंस ऑफ एंजाइटी अलग अलग होते हैं, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। सारे होने जरूरी हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी एक होता है कभी कभी दूसरा होता है, ये भी नॉर्मल है। क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं अरे पहले तो ऐसे होता था, ऐसे क्यों हो रहा है। तो टॉप से अगर स्टार्ट करें तो आप नोटिस करेंगे दैट हेडेक्स आर वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और हेड बहुत टाइट करके रखते हैं हम, हमारी ना सारी मसल्स को स्टिफ कर लेते हैं जब हम एंशियस होते हैं। इसी तरह से एक फ्राउन सा फेस बना के रखते हैं, थोड़ा सा मुंह टाइट सा लगता है, जॉ मसल्स जो है बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं। काफी लोग कहते हैं कि दे वेक अप विद पेन इन देयर माउथ, क्योंकि वो रात को टीथ ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं अननोइंगली। कुछ लोग कहते हैं मेरे कान गर्म होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे कान लाल होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत पसीना आता है। तो ये सब हो गया फेस की बात। कमिंग डाउन टू द नेक स्टिफनेस इज अ वेरी कॉमन साइन ऑफ एंजाइटी फॉर सम फोक्स। दिल से कि एक टाइटनेस सी लगी रहती है, एज इफ यू नो माय बॉडी इज नॉट रिलैक्स्ड। For some people, coming to the chest, it may be the palpitations. For some people, it is chest pain, जिसकी वजह से वो लोग कहने लगते हैं कि शायद मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू मी, टेक मी टू अ डॉक्टर। कमिंग फर्दर डाउन, एक पिट इन द स्टमक जैसे आपने डिस्क्राइब किया। इनफैक्ट abdomen मतलब GI, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इज अ वेरी कॉमन फ्रेंड ऑफ एंजाइटी, क्योंकि वहां बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। तो पेट पे गुड़गुड़ होना, बुड़बुड़ होना, एकदम से पेट चलने लगना, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म IBS। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ना किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से पहले बाथरूम जाने की इच्छा करती है। सो इट कुड बी यूरिन और इट कुड बी पासिंग द स्टूल। बहुत एकदम से पेट में बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होना बहुत ही कॉमन साइन ऑफ एंजाइटी है। कुछ लोग सिर्फ एंजाइटी के एसिडिटी के लिए मेरे पास आते हैं और हम रियलाइज करते हैं कि एंजाइटी से है। So that is your stomach, the butterfly feeling, the knot in the stomach, the pit in the stomach, the movement which you can keep hearing. It's called boborgyne, and you can have that acidity, or you can have that excessive diarrhea or IBS kind of presentation.
कमिंग फर्दर डाउन, आपके जो सिट बोन्स है, हिप बोन्स है, ये भी बहुत टाइट होने की वजह से आपको काफी बारी ऐसे स्टिफनेस हो सकती है. यू कैन से दैट देयर इज अ कांस्टेंट पेन आइदर इन माय लोअर बैक और इन माय थाइज, जो दोनों साइड ऑफ द थाइज पे. कमिंग फर्दर डाउन दे कुड बी पेन्स, एक्स. टिंगलिंग इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन. हर समय टिंगलिंग हो रही है जब भी मैं स्ट्रेस्ड हूँ, ऐसा लग रहा है चींटियां चल रही हैं पैरों में. पैर स्टिफ होना, अच्छे से सो नहीं पाना, कुछ लोग बार बार शेक करते हैं, रेस्टलेस रहते हैं. दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन फिजिकल साइन ऑफ एंजाइटी. तो आई थिंक टॉप टू बॉटम देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल. और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं बहुत ही हम्म। ब्रॉड चीजें बता रही हूँ जो सबके लिए रिलेटेबल हो. ये सब नॉर्मल एंजाइटी में होते हैं. आज मैत्री के साथ मुझे बात करनी थी, पर मैं थोड़ी सी लेट थी क्योंकि मैं ट्रैफिक में अटकी हुई थी. तो मुझे भी हुआ इनमें से कुछ कुछ. और मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि मैंने अपने स्ट्रेस साइंस रिकॉग्नाइज कर लिए हैं ओवर द टाइम. आपको भी अपने स्ट्रेस साइंस थोड़े से रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करने चाहिए कि what tells you that you are anxious. We only realize after the body started speaking, but बहुत सारे स्टेप्स पे हम पकड़ सकते हैं. तो बॉडी में पहले समझना स्टार्ट करिए कि हाउ डू आई नो आई एम एंशियस. तो आपसे बात करते हुए जो मैं आपको मैसेज कर रही थी, आई रियलाइज दैट माई शोल्डर्स हैड गॉन अप, टाइट हो रही थी. एंड आई रियलाइज दैट मेरे पैर जो थे वो एक पर्टिकुलर वे फील कर रहे थे. तो ये नॉर्मल एंजाइटी है, पर अच्छी बात है जानना कि ये नॉर्मल एंजाइटी है, क्योंकि फिर इसके लिए कुछ किया जा सकता है, जो कि मैंने किया आपको मैसेज करने के बाद. राइट. सो दैट इज द फिजिकल पार्ट. मेंटल पार्ट में आप बताइए, आपको क्या थॉट्स आते थे जब आप एंशियस फील करते थे? ओके, फॉर मी इट्स मोस्टली लाइक कि मैं नहीं कर सकती ये चीज, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ. बहुत जल्दी ये थॉट आता है. फिर अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो आई कीप थिंकिंग अबाउट इट कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ. आई फ्रीज, लाइक कोई भी सिचुएशन आएगी, जो फ्लाइट फाइट वाला रिस्पॉन्स होता है ना, आई फ्रीज. तो इस ओके. तरीके की चीजें होती है मेरे साथ. या जी जी, तो वही आपका रिस्पॉन्स फाइट फ्लाइट फ्रीज में से एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बन गया है बार बार. थॉट्स जो होते हैं ना एंजाइटी में, मैं कहती हूँ ऐसा लगता है कि ट्रेन छूटी जा रही है. ऐसे थॉट्स चलते हैं, एक थॉट फिर दूसरा थॉट फिर तीसरा थॉट, और वो ट्रेन चलती ही जा रही है और किसी भी स्टेशन पे नहीं रुक रही है. दैट्स टिपिकली हाउ एंशियस थॉट्स फील. कि अरे ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये भी हो जाएगा. So that is what anxious stream of thoughts feel like. कश्ती जिसका कोई किनारा नहीं है, you're just floating away, just gliding away. And behavior में भी anxiety दिखती है. आपके आसपास वाले काफी बारी पिक आउट कर लेते हैं, अगर आपने नहीं भी पिक आउट किया कि अरे are you okay? Is everything fine? तो वो कैसे पता चलता होगा? I'm sure आपके हस्बैंड को पता चल जाता होगा if you're feeling anxious. हाँ, ही आपके पॉइंट्स बच्चे इट को पता आउट. चल जाता होगा, आपके बच्चे को पता चल जाता होगा. I'm sure my child tells me, is everything okay? Why aren't you smiling? What is wrong? तो बच्चे आई थिंक दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, दे अंडरस्टैंड एंड दे कॉल अ स्पेड अ स्पेड. सो हमारे बिहेवियर में भी एंजाइटी दिखने लगती है. जैसे या तो हम स्टक हो जाएंगे, करते करते एकदम से रुक जाएंगे, विल बी फ्रोजन, वी वोंट नो अब क्या करूं. या बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस जैसे फीलिंग कहते हैं ना, तो यू मे बी लुकिंग फॉर योर चाबी इन एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, और वो चाबी सामने ही पड़ी हुई थी. तो अनमाइंडफुलनेस आपके बिहेवियर में दिखना लगेगा. So these are all different signs of anxiety which one can learn to understand कि क्या चीज उनका मोस्ट कॉमन साइन है. ओके. तो ये काफी मतलब जब सुनो तो काफी डिस्टर्बिंग सा भी साउंड होता है. तो ये जो एंजाइटी है, ये कब हमारे लिए एक इशू बन जाती है विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ? सो कोई भी चीज थोड़ी सी हो तो वो हमको ड्राइव करती है. मतलब ये डिस्टर्बिंग लग रहा है, मगर इनमें से कुछ प्रोडक्टिव भी है. चाबी नहीं मिल रही है तो चाबी ढूंढने के लिए एंजाइटी कॉज मी टू लुक फॉर इट मच मोर रेडिली देन व्हाट आई वुड हैव. अगर मुझे कोई टेंशन नहीं होती तो मैं चाबी ढूंढती नहीं. इसी तरह मैं अपने बच्चे के स्कूल टाइम पे इसलिए पहुंच रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि अगर नहीं पहुंचेंगे तो डांट पड़ेगी. तो दैट एंजाइटी मेक्स यू वेक अप अ लिटिल बिट मोर अर्ली एंड रीच. तो एंजाइटी काउंटर प्रोडक्टिव हर जगह नहीं है, मगर जब ये चीज इतनी काउंटर प्रोडक्टिव होने लगे कि आपकी नंबर 1 प्रोडक्टिविटी ले जाए, नंबर 2 आपकी नींद, भूख, आपके बेसिक जो बायो ड्राइव्स हैं उन पे इफेक्ट करने लगे, नंबर 3 अगर आपकी वर्ल्ड स्टार्ट रिवॉल्विंग ओनली अराउंड दिस और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मजे हो रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, पर आपका माइंड इसकी तरफ जा रहा है बार बार, अनरिलेटेड, अनप्रोडक्टिव, not important in that moment, so then definitely you may want to consider speaking to a professional about it, or even just sitting down and realizing कि क्या है जो मुझे इतना बॉदर कर रहा है. एंड डिसऑर्डर, सैडली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ना मेरी कंप्लेन है. थर्मोमीटर पे हम फीवर चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना डिग्री है, पर मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास कोई थर्मोमीटर नहीं है. तो सबका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग होता है. आप हो सकता है जिस चीज को डिसऑर्डर कहें, कोई और कहे अरे नो बिग डील, मैं तो हैंडल कर सकता हूँ, बट किसी और का जो प्रॉब्लम है, जैसे अगर किसी को डॉग से डर लगता है तो आप हंसेंगे, कहेंगे आई लव डॉग्स. सो कभी भी हमको किसी और के डिसऑर्डर से कंपेयर नहीं करना है, अपनी डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस से ही कंपेयर करना है.
आपको पेन कितना होता है वो आपका पेन है, वो मैं कभी नहीं बता सकती आपको कि आपका पेन छोटा है या बड़ा है बेस्ड ऑन माय एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं भी ये हमेशा हर पेशेंट को बताती हूँ कि देखिए आपका डिस्ट्रेस आप समझ सकते हैं, रियली कोई और नहीं समझ सकता. So when is it a disorder? Only you can decide, and a mental health professional can help you decide whether it is really a disorder or not. ओके. तो इससे टॉपिक आता है हाई फंक्शनिंग एंजाइटी का, जो आई थिंक मैंने ब्रीफ में पढ़ा भी था कहीं कि दीज पीपल सीम नॉर्मल बट अंदर एंजाइटी चलती रहती है. लाइक आई डोंट रियली अंडरस्टैंड द टर्म बट समवन आस्क्ड मी कि प्लीज इसके बारे में पूछना, तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. या बहुत ही फैंसी टर्म है इन वे ऑफ सेइंग कि जो लोग बाहर से बहुत वेल पुट टुगेदर लग रहे हैं पर अंदर से आग बबूला हो रहे हैं और एंजाइटी फटने वाली है. सो जैसे मैंने कहा एंजाइटी हेल्प्स अस. सम पीपल एक्चुअली थ्राइव बेटर अंडर स्ट्रेस. वो लोग काफी टाइम हाई फंक्शनिंग एंजाइटी ग्रुप में फिट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेस के अंदर वो अपनी सारे के सारे एनर्जी चैनलाइज करके मोबिलाइज करके दे गेट द वर्क डन. सो दे हाई फंक्शनिंग. उनको फाइट फ्लाइट और फ्रीज में से दे कीप फाइटिंग. They don't get into freeze or they don't get into like a oh my god अब क्या होगा. They keep fighting it. ये भी अच्छा है और फ्रीज भी बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छी है, फाइट फ्लाइट फ्राइट तीनों ही अच्छे हैं, मगर ये बार बार चेंज होते रहना चाहिए. बार बार जब एक ही चीज करते रहें तो बर्न आउट हो जाता है. तो जो लोग हाई फंक्शनिंग एंजाइटी में रहते हैं इन दैट मोड, they may be very proud of saying कि अरे I feel anxious but I always direct it towards something constructive, towards productivity, towards something positive. The reality is कि वो burnout eventually कहीं ना कहीं जरूर हो जाता है, and sometimes you can just fall prey to depression because of it. क्योंकि आपने अपना टायर नहीं बदला, टायर में प्रेशर ज्यादा था, टायर फटने वाला था, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं ये बोल के कि अरे चल तो रही है ना, अच्छे से तो चल रही है, तो किसी दिन क्या होगा, कहीं पे तो फट जाएगा टायर, राइट? ओके, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर ले रहे हो बट स्टिल यू नीड हेल्प. Not always. You need to reconsider. Is this the only way I want to deal with my anxiety? किसी भी चीज के लिए बहुत 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 तरीके होने चाहिए. It's not fine to have just one way of doing something. हम कितनी सारी रेसिपी सीखते हैं, क्यों रोज एक ही खाना क्यों नहीं खा लेते, या हम कहीं पहुंचने के 2-3 रास्ते क्यों ढूंढते हैं, या मान लीजिए किसी भी चीज का हम बैकअप कॉपी क्यों रखते हैं, सो दैट देयर इज प्लान ए बी एंड सी. अगर आप सिर्फ एक ही प्लान पे चलते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, तो अगर वो प्लान फॉरबिड गॉड फॉरबिड खराब हो जाए, फेल हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो मेरा बस ये कहना है जो लोग हाई फंक्शनिंग एंजाइटी में इन्वॉल्व हैं, दैट इट्स फाइन, इट्स वर्किंग फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी. यू शुड ऑल्सो हैव अदर वेज ऑफ डिफ्यूजिंग योर एंजाइटी. वो प्रेशर को रिकैलिब्रेट करने के और भी तरीके ढूंढिए, ताकि कभी अगर ये तरीका नहीं चल रहा है तो कभी कभी दूसरा तरीका भी ट्राई करिए. व्हाट इफ यू नेवर ट्राइड लेट्स से मेडिटेशन, सिंपली बिकॉज यू बिलीव कि अरे नहीं, मेरी हाई फंक्शनिंग एंजाइटी जो है मेरे को तो मदद कर रही है, तो मुझे काम डाउन क्यों होना चाहिए, आई शुडंट बी काम, राइट? So why don't you give something else a go as well, and maybe you will change your belief system around it. Okay, very interesting. So Dr. Era, now the next question is about overthinking and anxiety. So overthinking से anxiety होती है या anxiety से overthinking होती है? Like how are these two related? ये पहले आई कि अंडा पहले आया, मुझे नहीं पता. ओवरथिंकिंग एक सिम्टम है और एंजाइटी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है एक तरह से. तो आप समझ लीजिए भाई और बहन है और मुर्गी अंडे वाला ही कॉन्वर्सेशन है. ओवरथिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी दैट पीपल प्रेजेंट विद. एंड ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज है जो हम सबने की हुई है. आई हैव नेवर मेट अ पर्सन हु सेज कि मैंने ना ओवरथिंकिंग किया कोई टॉपिक लेके. तो ओवरथिंकिंग बुरी नहीं है. आई थिंक अगर ये मैं हर इंस्टा लाइव में बोलती हूँ, ओवरथिंकिंग इज नॉट बैड. मैल अडैप्टिव ओवरथिंकिंग मतलब इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग कि आपके बाकी पार्ट्स ऑफ लाइफ को जो अफेक्ट करने लगे, जैसे मैंने पहले डिसऑर्डर की डेफिनेशन दी थी, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. बट अदरवाइज ओवरथिंकिंग से तो सॉल्यूशंस निकलते हैं ना. ओवरथिंकिंग से तो हम रास्ते ढूंढते हैं. ओवरथिंकिंग से हम रियलाइज करते हैं कि प्रायोरिटाइज कैसे करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट है. सो ब्लैंकेट स्टेटमेंट ओवरथिंकिंग इज बैड हमको छोड़ देनी चाहिए. अगेन दिस इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कि कोई भी एक चीज सिर्फ बुरी या सिर्फ अच्छी कैसे हो सकती है. मैं मेरे बच्चे के लिए सिर्फ अच्छी या सिर्फ बुरी नहीं हूँ. मेरे कुछ एक्शंस हैं जो मेरे बच्चे को नहीं पसंद है, कि जैसे मैं बोलती हूँ अब चॉकलेट मत खाओ, या मेरे कुछ एक्शंस हैं जो मेरे बच्चे को पसंद है जो मैं उसको आइसक्रीम दे देती हूँ. तो मैं अच्छी और बुरी नहीं हूँ. इसी तरह से ओवर थिंकिंग अच्छी और बुरी नहीं है. आप कितना इंडल्ज कर रहे हैं किसी चीज में. ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो कैविटी भी होगा, राइट? सो नहीं खाएंगे तो मिस आउट भी कर जाएंगे. So same way, overthinking is not bad. It's what you do with the overthinking which decides the outcome, whether it's serving you or it's not serving you. Okay, got it.
इसी से आते हैं पैनिक अटैक्स के ऊपर। इसके बारे में मुझसे 2-3 लोगों ने बोला कि डॉक्टर एरा से जरूर पूछना कि ये पैनिक अटैक्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। लाइक मैंने भी पढ़ा है पैनिक अटैक्स के बारे में कि आपको जी हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आने लगती है। तो मतलब किसी ने पूछा कि अचानक आने लगे तो क्या करें, कैसे मतलब प्रिवेंट ही कर लें, व्हाट एग्जैक्टली टू डू। एक कॉन्ट्रडिक्शन है जब हम वर्ड कंट्रोल यूज करते हैं। हम्म। वो एक मेन रीजन होता है पैनिक का, क्योंकि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पैनिक अटैक कैसे खत्म होता है? जब हम रिलैक्स्ड होते हैं। तो रिलैक्स और कंट्रोल में कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट? हम्म। तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रियलाइज दैट पैनिक अटैक्स डोंट किल यू। बिकॉज ये बहुत ही कॉमन फीलिंग होती है, जैसे हम्म। आपने कहा, आई एम डाइंग, आई एम गोइंग मैड, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कुछ तो हो जाएगा। प्लीज नो दैट पैनिक अटैक्स कम and they go. But if you let them go, if you keep on trying to control them, then you're engaging more with them. जैसे कि अगर मुझे कोई नेगेटिव इंसान को अवॉइड करना है, मगर मैं उस इंसान के बारे में ही सोचती रहूं मैं कैसे अवॉइड करूं, तो मैं उसको हम्म। अवॉइड कर पा रही हूँ क्या? So if you have a panic attack, first and foremost, definitely see a physician who may run a few tests to understand कि कोई metabolic कारण हो सकता है क्या. हम्म। Second, meet a friendly therapist, psychiatrist, whoever can help you. दो तीन चीजें जो हैं वो बहुत की इंपॉर्टेंस की है. पहली बात, दिस पैनिक अटैक विल कम एंड इट विल गो. ये रीअफर्म करना खुद को, क्योंकि पैनिक अटैक्स आते हैं, पीक होते हैं, फिर कम होते हैं, फिर चले जाते हैं. तो ये बात याद रखनी है कि खत्म होगा. डोंट थिंक कि अगर ये कभी भी खत्म नहीं हुआ. हैविंग सेड दैट, टिपिकली पैनिक अटैक 5 से 20 मिनट तक रहते हैं लोगों के. कुछ लोगों के 2 घंटे भी रहते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, बट टिपिकली आई एम सेइंग 5 to 20 मिनट्स में आया, बहुत बढ़ गया और कम होके खत्म हो गया. मगर अगर हम उसके साथ एंगेज करते रहे, चलो ये भी करते, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भी करते, वी आर पैनिकिंग आवरसेल्व्स मोर. सेकंड थिंग, पैनिक अटैक्स में ना ब्रीथ, ऐसा लगता है सांस नहीं ले पा रहे हैं. तो क्यों ना डीप ब्रीदिंग सीखा जाए, जो कि बहुत ही बेसिक एंटीडोट है पैनिक अटैक के. सांप काट गया तो सांप का एंटी वेनम आता है. वैसे ही अगर आपको पैनिक अटैक हो रहा है तो डीप ब्रीदिंग उसका एक एंटीडोट है. 100% वर्क करता है. आई नेवर मेट अ पर्सन हु सेड कि डीप ब्रीदिंग इज कॉजिंग मी वर्स पैनिक अटैक. अगर आप गलत कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग, देन मे बी है, बट नॉट इफ यू डूइंग इट राइट. नाउ अंडरस्टैंड वो क्यों हो रहा है. पैनिक अटैक होता है जब हमारा फियर फैक्टर, हमारा एड्रेनलिन केमिकल जो ब्रेन में है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो जैसे अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो जाए या शुगर में फ्लक्चुएशन हो जाए, शुगर कम हो जाती है तो हम बिस्किट खाते हैं शुगर को बढ़ाने के लिए इंस्टेंटली, राइट? सिमिलरली अगर आपका पैनिक अटैक हो रहा है एंड योर ब्रेन इज हैविंग अ लॉट ऑफ द केमिकल एड्रेनलिन, तो उसको आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है. क्या क्या बता रहा है कि आप स्ट्रेस में, आप डेंजर में, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए. कैसे प्रोटेक्ट करिए? वो पूरी की पूरी बॉडी शट डाउन मोड पे जाने लगती है. उस समय बाथरूम जाने का मन नहीं होता है, उस समय नींद नहीं आती है, उस समय ऐसा लगता है बस I need to be in a relaxed state, but body actually tight हो जाती है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था बॉडी टाइट के सिम्टम्स. तो आपका हार्ट ऐसे परसीव करता है कि मेरी बॉडी में कम ऑक्सीजन है और इसलिए धुप 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 ज्यादा बीट करने लगता है, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए. सो ऑल यू नीड टू डू इज मेक द हार्ट अंडरस्टैंड कि इनफ ऑक्सीजन है, एंड डीप ब्रीदिंग करके वो आप कर सकते हैं. Next thing is definitely have a friend or someone near you who understands, who can help you ride the tide of the panic attack. हर समय संभव नहीं है, पर अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है. कभी कभी हम SOS पिल्स दे के रखते हैं पैनिक अटैक्स के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां पे आप मान लीजिए बहुत ही अनसेफ फील कर रहे हैं, बहुत ही आउट ऑफ सॉर्ट्स फील कर रहे हैं, तो SOS पिल्स कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द पैनिक अटैक. तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं, बट अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो सबसे पहले अपने थेरेपिस्ट के साथ, अपने डॉक्टर के साथ बैठ के 2 चीज आइडेंटिफाई करिए कि क्यों मुझको पैनिक अटैक हो रहे हैं, और क्या ये पैनिक अटैक के अंडर कोई और भी मेडिकल कोई रीजन है क्या. इसलिए एज अ साइकियाट्रिस्ट जब मैं देखती हूँ तो पहले मैं बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स रूल आउट करती हूँ और फिर बोलती हूँ कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉजेज से है या किसी फिजिकल कॉजेज से भी है. ओके ओके ओके. सो हमने जब बात की थी हाई फंक्शनिंग एंजाइटी की, तब आपने बोला था कि सच पीपल बर्न आउट एंड दे कैन गो इन डिप्रेशन. और मुझसे किसी ने अलग से डिप्रेशन के बारे में भी पूछा था. आई थिंक डिप्रेशन इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम व्हाट वी आर टॉकिंग, बट ये एंजाइटी से किस तरीके से रिलेटेड है या बढ़ सकता है, थोड़ा सा बताइए ब्रीफली. So you are right, they are different. They're different groups. It's like saying जैसे हम सर्दी खांसी एक वेन में बोलते हैं, मगर बुखार अलग से बोलते हैं, राइट? तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, मगर ये बहुत ही कोरिलेटेड हैं. मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन होती है मैत्री. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को डायग्नोसिस हम देते हैं मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन.
तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली होने के बहुत ही चांसेस हैं। हम क्या फाइंड करते हैं ज्यादातर, पहले क्या स्टार्ट हुआ। अगर पहले डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और वो अनट्रीटेड है, तो काफी बारी लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंजाइटी डेवलप कर बैठते हैं। ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, कुछ लोग के पास बहुत सालों से एंजाइटी, जैसे हाई फंक्शन एंजाइटी की मैं बात कर रही थी, या कोई एंजाइटी जो ट्रीट नहीं हो रही है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी, विल कम टू दैट। अगर किसी की एंजाइटी बहुत ही सालों से है एंड उनको लग रहा है कि मैं सब ट्राई कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, एंड दे हैवंट सॉट प्रोफेशनल हेल्प, और दे हैव सॉट प्रोफेशनल हेल्प बट इट हैज नॉट वर्क, देन दे कैन गो इनटू डिप्रेशन ऑल्सो। तो दोनों ही पॉसिबल है। मैं कहती हूँ डिप्रेशन और एंजाइटी भाई बहन है, मगर भाई बहन तो हर समय हर जगह नहीं साथ में जाते, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी जाते हैं, बट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ओवरऑल डिफिकल्ट अम्ब्रेला ऑफ डिफिकल्टी ऑफ मेंटल हेल्थ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन एंजाइटी की चीज है। तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग होता है समथिंग? नहीं, तो जो केमिकल्स है ना, वो हमारे ब्रेन में बहुत ही क्लोज केमिकल्स हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे केमिकल्स के नाम आपने सुने होंगे। तो एंजाइटी में हम कहते हैं ज्यादातर एड्रेनलिन और गाबा इन्वॉल्व है, पर सेरोटोनिन भी इन्वॉल्व है। और हम कहते हैं डिप्रेशन में मेनली सेरोटोनिन इन्वॉल्व है, और बाकी केमिकल्स लाइक डोपामिन एंड अदर केमिकल्स कैन आल्सो बी इन्वॉल्व। तो द रेशियोज आर डिफरेंट। तो इसीलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी। एक कॉमन कंप्लेंट जो मेरे पेशेंट्स ने की है, मेरे बारे में भी, बाकी साइकियाट्रिस्ट के बारे में भी, और इन जनरल अबाउट मेडिकेशन, ये बहुत ही कॉमनली गूगल क्वेश्चन भी है। व्हाई डिड माय साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब मी एन एंटी डिप्रेसेंट इवन तो मुझे तो एंजाइटी है। मेरे साइकियाट्रिस्ट ने मुझे कहा आपको एंजाइटी है, आपको ओसीडी है, आपको फोबिया है, आपको पीटीएसडी है, आपको सम अदर फॉर्म ऑफ सोशल एंजाइटी है। मगर एंजाइटी बोलने के बाद, एंजाइटी डिसऑर्डर डिस्क्राइब करने के बाद उन्होंने मुझे एंटी डिप्रेसेंट क्यों लिख दिया? मैं तो डिप्रेस नहीं हूँ। क्या ये डॉक्टर की गलती है? क्या गलती से लिख दिया? क्या डॉक्टर को आता नहीं है? क्या दिस इज अ कॉमन थॉट एंड वुडंट यू थिंक अबाउट इट एज वेल? अगर कोई कहे कि आपको कोई बीमारी है और दवाई किसी और ग्रुप की हो। हाँ हाँ। आपको अगर बुखार होता है तो आप कौन सी गोली खाते हो? कैलपॉल। ठीक है, पैरासिटामोल। ग्रेट, डरो मत, मैं आपका बाय वन ही ले रही हूँ, जस्ट आस्किंग यू, क्योंकि ये हम सबके घर का नुस्खा है ना। और अगर आपको बॉडी एक होता है तब आप कौन सी दवाई खाते हो? मैं तब भी यही खाती हूँ। हाँ, तो क्यों? ये तो तब तो आपको बुखार नहीं है, फिर आपने क्यों खा ली? आपको तो बॉडी एक है, आपको बुखार नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? मेडिसिन कैन हैव डिफरेंट यूजेस। तो जब हम एंटी डिप्रेसेंट लिखते हैं, डोसेजेस के डिफरेंस के हिसाब से कुछ लोगों को एंजाइटी में काम आती है, और सेम ही ग्रुप डिप्रेशन में भी काम आती है। तो ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन है। मैंने इस पे एक रील भी बनाई थी, दैट व्हाई डिड माय डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी एन एंटी डिप्रेसेंट व्हेन ही डायग्नोस्ड दैट आई हैव एंजाइटी। तो ये बहुत ही इंटरचेंजेबली और बहुत ही क्लोज, तभी 10.5 साल जब इंसान पढ़ता है मेडिसिन तो ये चीजें सीखता है जो कि गूगल पे नहीं सीखी जा सकती, जो कि मुझे लगता है कि गूगल एक बून एंड बेन है। गूगल से मुझे बहुत एंजाइटी के क्लाइंट्स आते भी हैं, मगर गूगल से एंजाइटी बढ़ती भी है। हाँ एग्जैक्टली। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना भूल गई वो ये था कि डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या होता है? Right. If your mind is mostly thinking almost all the time about the past, all that has been, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फ्यूचर की तरफ भी जाएगा, ऑफ कोर्स किसी को भी माइंड एक ही जगह नहीं रह सकता है, बट डिप्रेशन एक लो एनर्जी स्टेट होती है ज्यादातर, जहाँ पे लो मूड, सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा लगना कि रो पड़ेंगे, गिल्टी लगना, होपलेस लगना, हेल्पलेस लगना, कुछ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा डॉक्टर के पास जाने का, आई डोंट फील आई इवन नीड टू लिव एनी मोर, दैट इज डिप्रेशन। Whereas anxiety is usually a high energy state for most people. Of course, freeze mode में आपको नहीं है high energy state आती होगी, but anxiety is more about तब क्या होगा, what if, what if, what if more in the future. एंड सिम्टम्स जैसे मैं डिस्क्राइब कर रही थी। और एंजाइटी बहुत टाइप्स की है, मैं यही बताना चाह रही थी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक टाइप है। फोबियाज बहुत ही कॉमन है, हम सबके कोई ना कोई इरेशनल फियर्स हैं, बंद जगह, हाइट, डॉग्स, कैट्स। आई मीन फोबिया के लिस्ट अगर आप बनाने लगेंगे तो आप पूरा दिन यू कैन डू अनदर पॉडकास्ट ऑन इट। इसी तरह से ओसीडी एक एंजाइटी ग्रुप का कंडीशन है। इसी तरह से सोशल एंजाइटी बहुत ही कॉमन चीज है। ट्रॉमा जब हम वर्ड सुनते हैं तो देयर इज पीटीएसडी, अभी वॉर हो रहा है आपको पता है, तो पीटीएसडी के चांसेस बहुत होते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस और हेल्थ एंजाइटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंजाइटी, सो इट्स कॉल्ड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर दीस डेज। सो बहुत टाइप की एंजाइटीज होती हैं। बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी होती है जब वो स्कूल जाते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स में एंजाइटी एक अम्ब्रेला टर्म है, एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके अंडर भी बहुत 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 टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होते हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं,
मगर अगर आप इन अ नटशेल समझना चाहते हो, डिप्रेशन लो एनर्जी स्टेट है और एंजाइटी एक हाई एनर्जी स्टेट है, जिसमें माइंड हमेशा फ्यूचर जो चीज नहीं हुई है उसकी तरफ भागता रहता है। ओके ओके। सो अगर हम बात करें डीलिंग विद एंजाइटी, तो आपने पहले भी बताया कि ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट, बट आर देयर एनी अदर टूल्स व्हिच हेल्प इन रिड्यूसिंग एंजाइटी इन द मोमेंट एंड इन द लॉन्ग टर्म? Absolutely. Now, when I say these terms, सबको लगता है कि अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, बट ये सारे टर्म्स जो हैं ये बिल्कुल सिमिलर टू गोइंग टू अ जिम है, आप याद रखिएगा। मैं वर्ड्स बोलूंगी, लोग कहेंगे अच्छा ये तो मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। जब हम जिम जाते हैं वो भी मुझे लगता है कि मैं तो करती हूँ, बट जिम जाके जब मैं एक एक मसल ग्रुप पे काम करती हूँ और फोकस काम करती रहती हूँ तो वो मसल स्ट्रांग होती है। तो इसी तरह डीप ब्रीदिंग बहुत ही आसान है सोचना, बट मैत्री, इन दैट मोमेंट टू डू इट, उसके लिए आपको तब से स्टार्ट करना पड़ेगा जब आपको एंजाइटी नहीं है, उस समय भी। तो लोग कहते हैं मेरे को उस समय ना क्लिक नहीं किया डीप ब्रीदिंग, डॉक्टर ने बोला था इतनी सिंपल सी बात है पर मैं नहीं कर पाया या कर पाई, क्योंकि आपको बाकी रेस्ट ऑफ द डे आपने कभी नहीं किया है। तो कोई भी चीज जो करनी है वो बार बार करनी है टिल इट बिकम्स सेकंड नेचर। तो डीप ब्रीथिंग इज माय फेवरेट, इट्स माय गो टू, इट्स माय पर्सनल हैक। मैंने आपको बताया कि मैं रियलाइज कर रही थी आई एम लेट फॉर आवर मीटिंग, तो ऑल आई हैड टू डू वाज डू द डीप ब्रीथिंग। पर मैं क्योंकि दिन में इतनी बारी करती हूँ कि वो कितनी मुझे देर क्लिक करनी चाहिए, इमीडिएटली लाइक होती है। इफ वी आर स्टार्टिंग विद डीप ब्रीदिंग? सो गो फॉर 5 काउंट्स। 5 काउंट्स, आपका कितना टाइम लगेगा, मेरा कितना टाइम लगेगा, अलग अलग है। माइंड विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, इट्स फाइन, बट आप 5 काउंट से ही स्टार्ट करिए। गो अप टिल 10, देन अगेन स्टार्ट विद 0, अगेन गो अप टिल 10, इट्स फाइन। कोई ऐसा मैजिकल नंबर नहीं है जो आप करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्शन भी एक प्रॉब्लम होती है एंजाइटी के अराउंड। तो आप 5 करिए, आप 2 करिए, अरे आप 1 करिए। मगर दिन में अगर आप 10 बारी 1 करेंगे तो फिर भी तो 10 बारी कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, राइट? तो जब आपको एंजाइटी होगी वो इमीडिएटली किक इन हो जाएगा और करना आसान हो जाएगा। वरना आपको उस मोमेंट में बहुत सोचना पड़ेगा, कैसे करूं कैसे करूं। सो दैट टूल टू बी मेड इट अवेलेबल इंस्टेंटली टू यू हैज टू बी ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू। मोबाइल की आदत क्यों लग गई है? क्योंकि मोबाइल हर समय सामने पड़ा हुआ है, करेक्ट? अगर नहीं पड़ा होता तो आई डोंट थिंक इतनी आदत लगती। वी आर कैरिंग इट एवरीवेयर। सो डीप ब्रीथिंग दिन में मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। डू इट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, डू इट द लास्ट थिंग इन द नाइट। दिन में एक और कहीं टाइम निकाल लीजिए, तब करना है। आई लाइक टू डू इट बिटवीन 2 ऑफ माई कंसल्ट्स। अगर 1 मिनट भी मिलता है तो ऐसे अच्छा चलो कर लो, बिकॉज एक का वॉश आउट सेकंड का स्टार्ट करना है। And you can do it in a car, you can do it in a car, you can do it in a bar, you can do it anywhere. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, किसी को पता भी नहीं चलता है। आईज भी बंद करने की जरूरत नहीं है। If you get better at it, you can do it, just do it. So deep breathing मेरा favorite tool है, favorite tool है। Second thing, deep breathing में भी बहुत different variations आते हैं, but पहले stick to the basics. Second is mindfulness. Now mindfulness is another fancy way of saying that being here in the now. अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मुझे दोपहर को क्या खाना बनाना है, और मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैंने मॉर्निंग में क्या किया था। सो बीइंग हियर इन द नाउ इज अ वेरी डिफिकल्ट स्किल टू अडॉप्ट, बट वी कैन अगेन ट्रेन आवर ब्रेन टू डू दैट। अक्सर हम जब अकेले बैठे होते हैं तब हम बहुत एंशियस फील करते हैं, करेक्ट? अक्सर हम रात को सोने से पहले बहुत एंशियस फील करते हैं, करेक्ट? बिकॉज शांत होता है, एवरीथिंग इज क्वाइट, एंड दैट्स व्हेन आवर ब्रेन इज रनिंग माइल्स पर एन आवर। अरे उसने ये बोला, उसको ये देना, उसको ये बताना, उसको कल ये करना है। उस मोमेंट में माइंडफुलनेस अडॉप्ट करना बहुत ही अच्छी बात होती है। जस्ट टू बी इन द नाउ एंड ऑब्जर्व व्हाट यू आर थिंकिंग and realize that is it serving me or is it not serving me. If it's not serving me, then definitely there's something else that I can possibly switch to. Noticing all your 5 senses is a great way, using them in the now to kind of ground yourself. So we call it a grounding practice, is another great way. तो ये मेडिटेशन ही है, मगर मेडिटेशन को ब्रेक डाउन कर रही हूँ मैं, एक अम्ब्रेला टर्म अगर मेडिटेशन बोल दूँ। नेक्स्ट चीज जो है वो मेरी फेवरेट है, एंड आई थिंक पीपल हैव नाउ स्टार्टेड डिसलाइकिंग, माय पेशेंट्स नाउ डोंट लाइक द फैक्ट कि मैं हमेशा ये चीज पूछती हूँ, तो उन्होंने अब खुद ही से बोलना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज इज एन एक्सट्रीमली गुड वे टू टेक आउट दैट हाई एनर्जी स्टेट आउट। तो अगर आपकी हवा ज्यादा है टायर में तो आप टायर की हवा रिलीज करेंगे, राइट? ताकि फट ना जाए। सो एक्सरसाइज इज एन एक्सीलेंट वे टू रिलीज, एंड एंजाइटी के लिए एक्सरसाइज इज लाइक अ मैजिकल पिल विदाउट द पिल। So surely find an exercise that resonates with you. It can be walking, it could be running, it could be Zumba, it could be weight training, it could be HIIT. There is no wrong and right when it comes to exercise. Look at children. They don't judge ki kaun si exercise se kya hoga. So just exercising is a beautiful way. And then finding other relaxation modes. So जैसे अभी तक जो सारी चीजें मैं बता रही थी वो सब relaxation से attached हैं. Some people find journaling extremely therapeutic. I personally like to journal
when I'm very anxious, or I journal on a every day, but journaling is something that not everybody enjoys. If you do, then great. Some people really enjoy just taking a long shower, and that's also great. Some people like massages to relax. That's great too. So anything that brings you relaxation. Music is very relaxing for some people. So anything that is therapeutic, calms your senses, can be a good antidote to anxiety for you. Mhm. What's your favorite? I'm curious to know. For me, I like to write. I work out daily. I think it really helps with Yes. this overthinking and all other thoughts. तो Hmm? वो बहुत हेल्प करता है. मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है. मुझे लिखना कुछ नहीं तो चलो कुछ बना लिया. I'm not an artist, but कुछ तो बना लेते हैं. Absolutely, absolutely. See, there you go. You have some good coping skills, and that's what you need to build upon. या सो डॉक्टर एरा हमने आपके टूल्स जाने जो हम मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू यूज देम इन द लॉन्ग टर्म. ये नहीं कि अभी मुझे एंजाइटी फील हो रही चलो पेंटिंग करने लगते हैं. मे बी Hmm. इट विल नॉट हेल्प इन द मोमेंट. तो Hmm. ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म हो गई और धीरे धीरे आपको हेल्प करेगी टू बिकम माइंडफुल ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो. और ये सब करने के साथ साथ एक थेरेपिस्ट से मिलना भी कई बार बहुत जरूरी होता है. तो व्हाट डू यू थिंक व्हेन समवन नीड्स टू सी अ थेरेपिस्ट? लाइक कई लोग कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं भी फील हो रही है तब भी यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट, बट बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होती है Absolutely. तब भी नहीं जाते. तो इज देयर अ मिड वे कि कब जाना चाहिए थेरेपिस्ट के पास? मुझे तो लगता है मैंडेटरी कर देना चाहिए. जैसे हम पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं बच्चे को, वैसे कर देना चाहिए, तो कोई स्टिग्मा ही नहीं रह जाएगा. क्योंकि आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, सभी जा रहे हैं, तो फिर देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. इनफैक्ट माय स्कूल हैड दिस फिलॉसफी आई लाइक टू शेयर. हमारे स्कूल में एक काउंसलर थी, स्कूल काउंसलर थी, एंड ग्रेड 11 12th में एक बारी कंपलसरी जाना था सबको. तो पूरी क्लास में रोटेशन करके करके सबकी बारी आती थी. एंड उसमें क्या होता था, फर्स्ट डोर वाज ओपन्ड, एंड उसके बाद जो जाना चाहता था वो फिर डिस्क्रीटली जा सकता था. उसमें कोई कंपल्शन नहीं थी. पर एक बारी कहाँ है काउंसलर का रूम, जाके देख कर आओ. और हमें भी मतलब कौन सी बिल्डिंग में था ढूंढना पड़ा था, आई रिमेम्बर. बट वो दैट फर्स्ट टाइम ब्रोक द स्टिग्मा इन एवरीबॉडीज हेड. फिर ये नहीं था, अरे तुम्हें पता है वो काउंसलर के रूम से निकल रही थी. It was always for everybody that, oh, काउंसलर के रूम से निकल रही है, it's mandatory for all of us to go, right? तो एक बारी तो सबने जाना ही है. I think they should just make it mandatory and add it to our health insurance policies that everybody gets to go, and it'll be great. ओके. तो आप कभी भी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, ज्यादा सोचिए मत. डू सी अ थेरेपिस्ट. एंड डॉक्टर एरा, अब हम ये जानना चाहेंगे, आर देयर एनी बुक्स और मे बी एनी अदर रिसोर्सेज दैट यू रेकमेंड कि वी कैन यूज फॉर आवर मेंटल हेल्थ? So cognitive behavioral therapy बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, एंड यू कैन रीड देम. बट मेरा ये मानना है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि फाइंड 1 or 2 गुड बुक्स दैट रेजोनेट विद यू एंड स्टिक टू देम. तो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को रिसोर्सेज देती हूँ, फिर मैं रियलाइज करती हूँ वो रिसोर्सेज एक सेल्फ हेल्प इज शेल्फ हेल्प बोल के सेइंग है, बन जाती है. क्योंकि मैं कहती हूँ अच्छा मैंने आपने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, दैट यू वांटेड टू रीड समथिंग अराउंड दैट, सो आई सेंट यू दोस आर्टिकल्स. हाँ, वो मैंने खोला नहीं. तो मुझे लगता है इंसान को जब बहुत इजीली प्रेजेंट कर दी जाए सोल्यूशन, तो वो हिम्मत और मेहनत नहीं करता है. तो कोई भी सेल्फ हेल्प बुक जो आपको रेजोनेट करे, करिए. हर सेल्फ हेल्प बुक में से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकलता है. आई हैव नेवर फाउंड अ डेट्रीमेंटल सेल्फ हेल्प बुक, बट फाइंड अ फ्यू की स्ट्रेटजीज एंड कीप वर्किंग ऑन देम ओवर एंड ओवर. अति में मति का फायदा नहीं है. मैं अगर 10 स्किल्स सिखाती हूँ, मैं पहले दिन ही बोलती हूँ कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इन थेरेपी वी विल डू दीज 10 स्किल्स, बट आई डोंट वांट यू टू फील कंपेल्ड कि आपने 10 की 10 करनी है. इस 10 में से आप कोई 2 चूज कर लेना जो आपको सही लगी, और वो फिर आप अपना लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करिएगा. क्योंकि विद अटमोस्ट ऑनेस्टी वो 10 की 10 मैं भी नहीं करती हूँ. मुझे आती हैं, मगर वो 10 में से मेरी फेवरेट 1-2 हैं जो मैं बार बार करती हूँ. तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कोई भी इंसान 10 चीजें करेगा. तो मोर इज नॉट द मेरियर हियर. आई थिंक द कंसिस्टेंसी एंड डूइंग दैट 1 or 2 थिंग्स which work for you is better. Not just one, more than one always. Have a backup plan. I said that earlier as well. But थोड़ी सी skills सीख के उन्हीं को better करना better होता है. ओके. तो आपकी फेवरेट सेल्फ हेल्प बुक कौन सी है? सेल्फ हेल्प बुक तो एरन बेक का बुक बहुत ही अच्छा है ऑन सीबीटी. एंड ऐसे सेल्फ हेल्प बुक अगर आप ऑफ जॉनर पूछेंगे तो आई लव रॉबिन शर्मा. आई रियली एंजॉय हिज रीडिंग. 5 AM Club is one of my favorite books that helped me become a morning person. मेरा belief system था कि मैं नाइट पर्सन हूँ. It helped me shatter my own belief system, even though मैं दूसरों के ब्रेक कर दी थी, पर मैं खुद का नहीं ब्रेक कर पाती थी about morning. So he helped me. That book really helped me change my belief system. So self help book, Robin Sharma, definitely a big fan. There's a lot more. I do a lot of non self help reading also because मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे थोड़ा ओवर सैचुरेटेड लगता है कि पूरा दिन अगर सेल्फ हेल्प पढ़ती रहूंगी तो और सब चीज कैसे करूंगी. सो आई रीड लॉट ऑफ फिक्शन, आई रीड लॉट ऑफ बुक्स अबाउट मनी एंड अदर थिंग्स, बिकॉज सिर्फ एक चीज के अलावा भी और भी चीजें हैं लाइफ में.
या दैट्स सो ट्रू। तो डॉक्टर एरा, आपने हमारी बहुत सारी हेल्प की, बहुत सारे प्रैक्टिकल आइडियाज भी दिए अपने मेंटल हेल्थ सिचुएशन से डील करने का, एंजाइटी से डील करने का। तो अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें ऑनलाइन, तो व्हाट्स द बेस्ट वे? So currently, I only practice online. In the pandemic, I started practicing online, and I really want to continue that because as a psychiatrist, I've realized that people need help and they don't have enough doctors to reach out to. And I'm sad to say that there is still a stigma about walking into a psychiatrist's office. Honestly speaking, there is always a thought कि कोई देख लेगा, क्या कहेगा, उसने मुझे देख लिया तो, और कैसे मैं जाऊं फिजिकली। तो मुझे लगता है ऑनलाइन हेल्प का बहुत ही फायदे हैं। आप डिस्क्रीटली अपने घर के कंफर्ट से जो आपको टाइम निकले उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन इसलिए ही कंसल्ट करना भी कंटिन्यू कर रही हूँ। सो यू कैन फाइंड मी ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फाइंड मी ऑन गूगल। आई ऑल्सो आई एम गिल्टी फॉर टेकिंग वेरी फ्यू क्लाइंट्स ऑन, इसलिए मैं काफी बारी पोलाइटली डिक्लाइन करके दूसरी जगह रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आई लाइक टू गिव माई बेस्ट सेल्फ टू अ फ्यूअर पीपल rather than too many people. तो वो मेरी पर्सनल फिलोसफी है, मेरी पर्सनल बिलीफ सिस्टम है। सो आई एम सॉरी अगर आप रीच आउट करेंगे और मैं अगर डिनाई कर दूं तो मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूंगी, पर मैं आपको जरूर कोई और रिसोर्स दूंगी। आई लाइक टू कनेक्ट पीपल विद अदर पीपल फ्रॉम माय फ्रेटर्निटी हु आर लाइक माइंडेड, क्योंकि मुझे लगता है आपको हेल्प डिजर्व करते हैं, एंड अगर मैं इवन जरिया बन सकती हूँ, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। या सो इनफैक्ट आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, इट इज ऑल्सो फुल ऑफ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आपका हैंडल क्या है? mindwellness.dr.era. Mindwellness Dr. Era. Okay, okay. So, Dr. Era, thank you I so also much. have a YouTube page if you'd like to check that out. उस पे भी कुछ self help videos हैं। Okay, okay, great. तो the YouTube चैनल जो है वो भी सेम है आपके Instagram हैंडल की तरह? जी, उसका नाम माइंडोलॉजी बाय डॉक्टर एरा है, बट आई थिंक ERA लिखेंगे तो बहुत ही कम चीजें आती हैं। तो डॉक्टर एरा दत्ता लिखने पे मिल ही जाएगा आपको। Okay, great. So, Dr. Era, thank you so much for being on Little Fixes and helping my listeners. Thank you so much for having me. So, these were some great ideas and I hope you found them helpful. मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना कितना भी टैबू क्यों ना हो, इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिए। क्या पता आप किसी की लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाने में उसकी हेल्प कर दें। Here's to better mental health for all of us. अब मिलते हैं 5 अप्रैल को। तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो। बाय।